वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए उन्हें मैं बता दूं कि हम यहाँ पर नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम के डे तक हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जो पार्ट 1 है मैं कल ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। ठीक है, ये क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है कि इन्फेंट कौन सा प्ले यूज करते हैं। प्ले मतलब गेम हो गया ना एक तरह का, किस तरह की जो बच्चे होते हैं उनकी जो अलग अलग स्टेजेस है उनमें वो किस तरह का प्ले पसंद करते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट के अंदर कौन सा होता है, ऑन लुकर या सॉलिटरी प्ले। ठीक है, सेकेंड आता है टॉडलर। टॉडलर के अंदर होता है पैरेलल या थेरेपेटिक प्ले। ठीक है, फिर थर्ड आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या से आता है, एसोसिएटिव प्ले। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर होता है कोऑपरेटिव प्ले। ठीक है, अच्छा एक वर्ड है टेरिबल टोस। ये वर्ड जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, टॉडलर के लिए यूज किया जाता है। ये 2013 के एम्स के एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, कि टेरिबल टॉस टर्म इज यूज्ड फॉर। ठीक है, और उसमें अलग अलग उन्होंने स्टेजेस दी थी कि इन्फेंट के लिए, टॉडलर के लिए, स्कूल गोइंग के लिए, प्री स्कूल के लिए। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट। एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ लेते हैं बट छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कि इस सब्जेक्ट के फादर कौन है, या ये थ्योरी का डेवलपमेंट किसने किया, या ये थ्योरी किसने दी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था, एरिक्सन ने। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया था फ्रूड ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था पिगेट्स ने। और मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था कोलबर्ग ने। ठीक है, इनको एज इट इज याद रखना है। इनको याद रखने के लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रेनेज की। ठीक है, ड्रेनेज क्या होता है कि अगर किसी तरह का कोई वुंड है, वहां से कोई अगर सिक्रीशन रिलीज हो रहा है, या किसी को कोई सर्जरी हुई है और वहां से कोई सिक्रीशन आ रहा है, तो उन सबको हम एक तरह से ड्रेनेज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, फर्स्ट है सीरस ड्रेनेज। सीरस ड्रेनेज ये जो होता है ना ये नॉर्मल होता है। मींस अगर कोई वुंड है उसके अंदर नॉर्मली वो कैसा ड्रेनेज होगा, उसमें क्लियर और वाटरी। मींस कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी उसमें ऐसा मतलब बोल सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। सेकेंड आता है सेंग्यूनस। सेंग्यूनस ड्रेनेज जो होता है इसमें क्या होता है, फ्रेश ब्लड होता है। ठीक है, और वो कैसा दिखेगा, रेड कलर का ड्रेनेज होगा। थर्ड आता है सीरो सेंग्यूनस। अब देखो नाम से पता पड़ रहा है, सीरो मीन्स सीरस हो गया और सेंगिनस मीन्स रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विथ सीरस ड्रेनेज। बात वही आ गई कि सीरस प्लस क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, ड्रेनेज का। ड्रेनेज का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, सीरो सेंग्यूनस। ठीक है, नेक्स्ट होता है हेमरेजिक ड्रेनेज। हेमरेज मीन्स रेड हो गया, तो कैसा होगा, फ्रैंक ब्लड होगा इसके अंदर। फिर आता है प्यूरुलेंट ड्रेनेज। प्यूरुलेंट मीन्स पस से रिलेटेड, तो ये कैसा कलर होगा इसका, येलो, ग्रे या ग्रीन होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो कुछ ड्रेन के पिक्चर्स हैं हमारे पास। बहुत बार एग्जाम में होता है कि क्लियरली पिक्चर दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन सा ड्रेनेज बैग है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हमें दिख रहा है ये है हीमोवेक ड्रेन। ठीक है, सेकेंड है जैक्सन प्रेट ड्रेन। और थर्ड है अंडर वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, ये है अंडर वाटर सील ड्रेनेज बैग।
इसका जो यूज होता है ना अंडर वाटर का, वो हम करते हैं इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज, जो आईसीडी होती है ना उसमें। आईसीडी के बारे में डिटेल में मैं अपने प्रीवियस जो वीडियोस है जिसमें मैंने आईसीयू इमरजेंसी के इमेज को डिस्कस करा था, वहां पे मैं बता चुकी हूँ, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। आईसीडी के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ प्रोग्राम्स की, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो कौन से ईयर के अंदर लॉन्च हुए थे। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट है टीएनएआई। टीएनएआई क्या होता है? ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टीएनएआई हो गया। इसको ये कब आया था? 1908 के अंदर, ठीक है। बीएससी प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था? 1946 में। फिर उसके बाद में बना था 46 के बाद में 48 के अंदर नर्सिंग काउंसिल एक्ट बना था, ठीक है। फिर बना था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस आईसीएन, वो बना था 1899 के अंदर। फिर आया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस एक्ट, ठीक है, ये है इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्सेस आईसीएन, और ये आईसीएन एक्ट है, आईसीएन एक्ट आया था 1953 में। फिर आया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी, है ना, आईएनसी बोलते हैं हम। आईएनसी कब, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? 1947 के अंदर, ठीक है। और एमएससी कोर्सेज कब स्टार्ट हुए थे? 1960 में। और फर्स्ट कहाँ हुए थे? राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज जो है आरए के, जो कहाँ है? दिल्ली में प्रेजेंट है, वहां से स्टार्ट हुआ था एमएससी कोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक ट्यूब होती है उसका नाम है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है, सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। अब ये ट्यूब क्या होती है? एक्चुअली अलग अलग टाइप के कैथेटर्स होते हैं ना, जैसे फॉलिस कैथेटर हो गया, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, उसी तरह से ये भी एक तरह की ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। यहाँ देखिए, इस पिक्चर के अंदर देखिए, ठीक है, मीन्स इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए 3 ल्यूमन बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है। फर्स्ट कौन सा है? गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, सेकेंड है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, और थर्ड है इसोफेजियल बलून पोर्ट। ये जो है 2018 दिल्ली एम्स के अंदर डायरेक्टली आया हुआ है, ठीक है। दिल्ली एम्स ने क्या करा था, पिक्चर दे दिया था और पूछ लिया था कि ये कौन सी ट्यूब है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये क्या होता है? फ्री वे ल्यूमन कैथेटर होता है, मीन्स 3 ल्यूमन होंगे, ये हमने देखा। कौन कौन से ल्यूमन होंगे? एक होगा इसोफेजियल ल्यूमन, एक होगा गैस्ट्रिक बलून, और एक होगा है लावाज बलून, ठीक है। अब कुछ चीजें जो इस ट्यूब को इंसर्ट के बाद में हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या करना है कि इंसर्शन के बाद में हमें हेड को क्या करके रखना है? एलिवेट करके रखना है, ताकि प्रेशर क्या हो? मेंटेन रहे, ठीक है। सेकेंड, हमें क्या ध्यान रखना है? कीप सीजर्स एट बेड साइड। अब सीजर को क्यों रखना बेड साइड में? हमने तो ट्यूब डाल दी, अब सीजर को क्या काम है? क्या होता है ना कि जब हम इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ना, तो ये जो बलून है यहाँ पे, ये देखिए, ये बलून है, ये क्या हो जाता है? ये इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि जब बलून इन्फ्लेटेड रहेगा तो वो वेन्स को क्या करेगा? वेन्स को कंप्रेस करके रखेगा। तो एक तरह से क्या हो जाएगा कि देखो, अगर वेन्स कंप्रेस रहेगी तो वहां पे नेक्रोसिस की कंडीशन आ सकती है। कैसी कंडीशन हो सकती है? नेक्रोसिस की। तो अगर ऐसा लगता है और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट गैस्पिंग की कंडीशन में, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे? उन सीजर से क्या करेंगे? इस ट्यूब को कट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे? हमेशा पेशेंट की बेड साइड पे हमें सीजर रखने हैं, ठीक है। थर्ड होता है रिलीज द इसोफेजियल प्रेशर एट इंटरवल टू प्रिवेंट द नेक्रोसिस। वही बात आ गई कि हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम क्या करना है, मतलब कुछ टाइम के इंटरवल में जो इसोफेजियल ट्यूब, जो बलून है, उसका प्रेशर क्या करना है? रिलीज करते रहना है, ताकि वहां पे नेक्रोसिस की कंडीशन ना हो। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर इसोफेजियल रप्चर, ये सबसे मेन है।
हमें इसोफेजियल रप्चर की जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है। अब कैसे मॉनिटर करना है या कैसे हमें पता पड़ेगा कि इसोफेजियल रप्चर हो रहा है? सबसे पहले ये तो क्या होता है, एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसको ध्यान रखना है। तो पता चल रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी मीन्स बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अब कैसे पता पड़ेगा इसोफेजियल रप्चर है? इट कैन बी सीन बाय डिक्रीज इन बीपी, या तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन पल्स रेट बढ़ जाएगी, बैक एंड अपर अब्डोमिनल पेन, ठीक है, पेशेंट की बैक पे या फिर अपर अब्डोमिनल पार्ट जो है वहां पे पेन हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि इसोफेजियल रप्चर के अंदर क्या होगा, एक तो डिक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इन पल्स, बैक बैक पेन और अपर अब्डोमिनल पेन, अपर अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। ये है सेंक्शन ब्लैकमोर ट्यूब, इसके बारे में ये जो चीजें इनको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, ठीक है। अमनियोटिक फ्लूइड हमें पता है कहाँ होगा, फीटस जो होगा उसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक फ्लूइड रहता है, वो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, इनिशियली तो ये कलरलेस होगा, बट टर्म पे मींस जब फुल टाइम प्रेगनेंसी होगी, जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, उस टाइम पे कैसा हो जाएगा, पेल येलो, स्ट्रॉ कलर या अंबर कलर, हम जैसे यूरिन का कलर जो बोल सकते हैं ना, उसी तरह का एमनियोटिक फ्लूइड का भी कलर होगा, ठीक है। टर्म के मतलब कि फुल टाइम प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटस स्वेलो अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। फीटस क्या करता है, अमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है, वो उसे पीता रहता है, ठीक है। और कितना वो रहता है, उसका रेट 400 to 700 ml पर डे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ठीक है, कि अमनियोटिक फ्लूइड कितना स्वेलो करता है फीटस, 400 to 700 ml, ठीक है। अब कुछ चीजें होती है कि अमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका नॉर्मल कलर हमें पता है, तो अगर उसका कलर चेंज हो गया तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कौन से कलर के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर अमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, ग्रीन कलर का है, ठीक है, तो ग्रीन कलर का है मीन्स मिकोनियम स्टैंड है, मतलब कि मिकोनियम क्या हो गया है, रिलीज हो गया है, ठीक है। और मिकोनियम रिलीज हो गया है अगर, और मिकोनियम क्या होता है, मिकोनियम क्या होता है, फर्स्ट स्टूल होता है, फर्स्ट स्टूल पासेस बाय बेबी, बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो वो किसको इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस को, ठीक है। सेकेंड आता है, अगर उसका कलर गोल्डन है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो किसको इंडिकेट करता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी मींस हीमोलाइसिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा, अगर अमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, गोल्डन है। नेक्स्ट है, अगर सेफ्रन कलर है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी मींस पोस्ट टर्म है, ठीक है, मीन्स कि 38 to 42 वीक्स जो होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद में अगर डिलीवरी हो रही है तो अमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश येलो मीन्स सेफ्रन कलर हो जाएगा। अगर अमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड है मीन्स हेमरेज हो रखा है, ठीक है। और अगर डार्क ब्राउन है तो वो किसको इंडिकेट करता है, आईयूडी मीन्स इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है, तो क्या हो सकता है, आईयूडी। कौन सी कंडीशन होगी, इंट्रा यूटेराइन डेथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ हेल्थ सेंटर्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब सेंटर प्रेजेंट होता है अगर प्लेन एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन 5000 है और हिली एरिया की 3000 है, तो वहां पे क्या होगा, सब सेंटर होगा। पीएचसी में प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, 3000 और हिली में होगी 20,000, ठीक है। और सीएचसी जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लेन में तो 1,20,000 की पॉपुलेशन हो
और हिली एरिया में 80,000 की पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन। इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट टाइम रिवीजन की हम क्यों बात करें कि ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये इतना मेजरली हमें कहीं दिखेंगे नहीं, बट इनमें से बहुत बार होता है कि एक या दो क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। ये किसने दिया था? अल्मा अता ने दिया था 1978 के अंदर, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ हम किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं? सब सेंटर एंड पीएचसी, ठीक है। ये ईयर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएचसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, work performance of the ASHA worker is monitored through the decrease in IMR means infant mortality rate। अब आशा क्या होते हैं? आशा वर्कर्स जो होते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, उन आशा वर्कर, उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है ना, वो किसके ऊपर डिफाइन करी जाती है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कम्युनिटी के अंदर इन्फेंट की जो मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज है, मीन्स आशा क्या कर रही है? प्रॉपरली वर्क कर रही है, डोर टू डोर सर्वे कर रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। First question, which intervention is correct for reducing the swelling after a traumatic injury to the ankle? ठीक है, कि किसी पेशेंट को क्या हुआ है? एंकल के अंदर इंजरी हुई है, ठीक है। कहाँ इंजरी हुई है? एंकल में इंजरी हुई है। तो क्या इंटरवेंशन क्या है? करेक्ट है। कौन सा इंटरवेंशन करेक्ट है? देखो, इंजरी के बाद में क्या हुई है? स्वेलिंग हुई है, ठीक है। स्वेलिंग हुई है मीन्स क्या हो गया? वहां पे ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया है? जो फ्लूइड है, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। इस वजह से वहां पे स्वेलिंग हो रखी है। तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? अप्लाई कंटिन्यूस हीट ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर्स, हम हीट प्रोवाइड करें। सेकेंड है अप्लाई इंटरमीडिएट आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। मीन्स फर्स्ट में तो क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूसली हीट दो 48 आवर्स तक। सेकेंड में बोल रहा है इंटरमीडिएट आइस मीन्स थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आइस को अप्लाई करें। कब? फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। थर्ड ऑप्शन दे रखा है परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एवरी 4 आवर्स, कि हम कोई मोशन करवाए पेशेंट को, ठीक है, उसके एंकल के थ्रू। और लास्ट है पोजीशन द फुट बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अप्लाई इंटरमीडिएट आइस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करेंगे? हम आइस को क्यों अप्लाई करेंगे? एक्चुअली जो आइस होगा ना, आइस क्या करेगा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है ना। आइस क्या करेगा? आइस करेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा? जो स्वेलिंग है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with a diabetes has blood sugar of 300 mg per dl and sodium of 133, ठीक है। which what nursing intervention is indicated to manage the sodium with the client? एक डायबिटिक पेशेंट है जिसका ब्लड शुगर कितना है? 300 mg पर डीएल है, और उसका सोडियम कितना है? 133 है, ठीक है। तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन इंडिकेट करेंगे ताकि पेशेंट का जो सोडियम है वो क्या हो सके? मैनेज हो सके, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सोडियम का जो लेवल है वो नॉर्मल कितना होता है, ठीक है। कितना होता है? नॉर्मल जो सोडियम होता है ना वो होता है 135 टू 145 mg पर डीएल, ये होता है नॉर्मल सोडियम, ठीक है। अब 133 मीन्स कम है, तो हमें क्या करना है? ऑप्शन दे रखा है पैड द साइड रेल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग द पॉसिबल सीजर। क्या पता पेशेंट को सीजर आ जाए तो हमें साइड रेल्स को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। सेकेंड है नोटिफाई द डाइटरी डिपार्टमेंट टू सेंड द सॉल्ट टैबलेट्स, कि हम डाइटरी डिपार्टमेंट को बोलें कि आप
सॉल्ट के टैबलेट्स भेजो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है। थर्ड दे रखा है एनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक वाटर, उससे ज्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे। फोर्थ है मॉनिटर द सोडियम रिटर्न टू द नॉर्मल विद द लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर, ठीक है, मतलब कि ब्लड शुगर अगर कम होगा, ठीक है, तो सोडियम भी क्या होगा, कम होगा, उस चीज को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, कि हमें क्या करना है, मॉनिटर द सोडियम रिटर्न टू द नॉर्मल विद द लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर, कि जब ब्लड शुगर कम होगा तो सोडियम भी क्या हो जाएगा, तो जो सोडियम भी है वो क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर आ जाएगा। क्यों, एक्चुअली देखो क्या होगा कि ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ा तो उससे क्या होगा कि सॉरी ऑस्मोलरिटी जो है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अब जब ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई तो पिट्यूटरी क्या करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा, ठीक है। अब जब एडीएच क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, मीन सीक्रेट होगा, तो ये क्या करेगा, किडनी क्या करेगी, रिटेन करेगी, किसको, फ्री वाटर को, फ्री वाटर, और किसको डाइल्यूट करेगा, सोडियम को, ठीक है। इसीलिए देखो क्या होगा कि जो ब्लड, ये तो एक मैकेनिज्म हो गया, अगर ब्लड शुगर जैसे ही डिक्रीज होगा तो ऑस्मोलरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, एडीएच रिलीज बंद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोडियम अब वापस अपनी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सोडियम को मॉनिटर करना है, और कैसे करेंगे, ब्लड शुगर को लोअर करके, बस। Next question. When preparing a child with probable intussusception for a hydrostatic reduction procedure, the nurse should explain which of the following aspect of the procedure. ठीक है, एक बच्चा है, उसको क्या हो रखा है, इंट्यूससेप्शन हो रखा है, ठीक है, और उसके लिए प्रोसीजर हो रहा है हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन प्रोसीजर। तो नर्स जो है प्रोसीजर के बारे में क्या बताएगी कि ये प्रोसीजर क्या करेगा, ठीक है। तो सबसे हमें पहले तो पता होना चाहिए इंट्यूससेप्शन क्या होता है। इंट्यूससेप्शन जो होता है ना, इसमें क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है, ठीक है, टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट इनटू द डिस्टल पार्ट, ठीक है। मींस क्या हो जाते हैं, एक तरह से हम कॉइलिंग बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन आपस में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना, ये बोल सकते हैं हम। तो उसके लिए हम हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, एम्प्टी द बोवल ऑफ द ऑल द स्टूल, जितना स्टूल है उसके बोवल को क्या करेगा, एम्प्टी करेगा ये प्रोसीजर। सेकंड क्या करेगा, बोवल को रिलैक्स करेगा। थर्ड है ब्लो द एयर इनटू द कैविटी ऑफ द बोवल। और लास्ट है फैसिलिटेट द मिक्सिंग द करंट जेली लाइक स्टूल विद द नॉर्मल स्टूल। तो ये प्रोसीजर क्या करता है, एयर को ब्लो करता है कैविटी के अंदर, ठीक है ना। और कैविटी के अंदर एयर को ब्लो करने से क्या हो जाएगा कि ये जो कॉइलिंग हो रखी है ना, किसकी, इंटेस्टाइन की, वो क्या हो जाएगी, डिटेच होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिटेच होगी मीन्स जब एयर जाएगी तो क्या होगा, जो कॉइलिंग हो रखी है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंट्यूससेप्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इंट्यूससेप्शन के अंदर हमें क्या चीज ध्यान रखनी, सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइट जो होती है इसकी, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो होती है इलियोसिकल रीजन, इलियोसिकल रीजन, ठीक है। इलियम और सिकम का जो पार्ट होता है वहां पे इंट्यूससेप्शन कॉमन होता है। सेकंड होता है इसका जो बेस्ट डायग्नोसिस जो है, बेस्ट डायग्नोसिस वो क्या होता है, बेरियम एनीमा। हम क्या देंगे पेशेंट को, बेरियम एनीमा, उससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा,
अगर इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टूल होता है ना वो कैसा हो जाता है, जेली लाइक स्टूल, जेली लाइक स्टूल। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली वो चेंज अगर होता है किसके अंदर, ब्राउन कलर स्टूल के अंदर, मीन्स ये क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, मीन्स इंट्यूससेप्शन अपने आप में ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट नर्सिंग एक्शन फॉर अ क्लाइंट हु हैज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्या लगा हुआ है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब लगा है, तो उसके लिए करेक्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अटैचिंग ट्यूब टू द सक्शन विथ अ लो यूरिन आउटपुट, हम ट्यूब को किससे कनेक्ट करते हैं, सक्शन से। सेकंड दे रखा है चेंजिंग द बैंडेज एंड ड्रेनेज बैग डेली। ठीक है, थर्ड दे रखा है इरिगेटिंग। ठीक है, इरिगेटिंग इफ ऑर्डर्ड विथ नो मोर देन 10 ml स्टेराइल एनएस। और लास्ट दे रखा है क्लैंपिंग एंड अनक्लैंपिंग द ट्यूब एट आवरली इंटरवल। ठीक है, तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जो हम बात कर रहे हैं, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्या होती है, ये जो ट्यूब होती है ना ये डायरेक्टली किसके अंदर इंसर्ट करी जाती है, यूरेटर के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली किसके अंदर इंसर्ट करी जाती है, यूरेटर में। और क्यों करी जाती है, टू ड्रेन द किडनी, है ना, किडनी को ड्रेन करने के लिए, मीन्स उसमें जो वेस्ट है, जो यूरिन हम बोल रहे हैं उसको डायरेक्टली ड्रेन करने के लिए। तो हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे इरिगेट करेंगे उसको विथ नो मोर देन 10 ml ऑफ स्टेराइल एनएस। ऐसे क्यों करेंगे, हम इरिगेट उसको 10 ml एनएस से ज्यादा से इरिगेट नहीं करेंगे, कितना लेंगे हम, 10 ml लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पेल्विस जो होता है किडनी का, वो क्या कर सकता, वो उसकी जो कैपेसिटी होती है किसको, यूरिन को होल्ड करने की, वो कितनी होती है, 10 ml होती है। ठीक है ना, वो 10 ml से ज्यादा क्या नहीं कर सकता है, 10 ml यूरिन से ज्यादा वो क्या नहीं होल्ड नहीं कर सकता, या अकोमोडेट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे और कितना लेंगे, 10 ml, लेस देन 10 ml हम स्टेराइल एनएस लेंगे। ठीक है ना, और स्टेराइल क्यों लेंगे, क्योंकि किडनी का मैटर है, हम अगर इंटरनली किसी भी चीज का ड्रेनेज कर रहे हैं तो हम स्टेरिलिटी को मेंटेन करेंगे ताकि हम सेप्सिस की जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन, सेप्सिस की कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ वुमन हु हैज रिसीव्ड रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, एक वुमन ने क्या रिसीव किया है, रेडिएशन थेरेपी, सेज दैट शी फील्स लाइक शी इज वॉइडिंग, वो कैसा फील कर रही है, दैट शी इज वॉइडिंग थ्रू द वेजाइना, कि वो क्या कर रही है, वेजाइना से वॉइड कर रही है, मीन्स यूरिन को पास आउट कर रही है। तो क्लाइंट में भी एक्सपीरियंसिंग, क्लाइंट को क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हो सकता है उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है उस वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा हो। ठीक है, सेकंड है ऑल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन एज द साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, सेकंड दे रखा है कि रेडिएशन थेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है कि उसका पेरिनियल सेंसेशन ऑल्टर्ड हो रहा। थर्ड है रप्चर ऑफ द ब्लैडर, कि उसका ब्लैडर रप्चर हो गया हो रेडियोथेरेपी की वजह से। और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा द डेवलपमेंट ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो क्या कर देता है, टिश्यूज को डैमेज करेगा। ठीक है ना, और टिश्यूज को देखो, रेडिएशन थेरेपी क्या करेगा, डैमेज द टिश्यूज। ठीक है, और क्या है कि ऑलरेडी कैंसर की कंडीशन के अंदर हीलिंग इतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी मिल रही है उसको ऑलरेडी वेजाइना के लिए। ठीक है, तो टिश्यूज डैमेज हो रहे, हीलिंग प्रॉपरली हो नहीं पा रही है। ठीक है,
तो उस वजह से क्या हो गया, ब्लैडर जो है वो सेपरेट हो जाता है, ब्लैडर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ब्लैडर के सेपरेट हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कुड नॉट सेंड यूरिन थ्रू द फिस्टुला टू कम आउट ऑफ द वेजाइना। तो अब जब ब्लैडर सेपरेट हो गया ना, जब ब्लैडर सेपरेट हो गया तो जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन तो होंगे फुल होने पे, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन जो होगा ना वो किसके थ्रू निकल जाएगा, वजाइना के थ्रू। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। मीन्स क्या होता है कि इसको वेजाइना और जो ब्लैडर है उसके बीच में क्या हो जाता है, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज कंटिन्यू बने रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेकर आती रहूं। थैंक यू।